ठीक है, तो अभी बच्चों 3.2 के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं, वो कंप्लीट कर ले, वो शायद तुम लोगों की प्रॉब्लम भी हो सकती है। फिर 3.1 पर आता हूँ। ठीक है, तो मैं पहले ग्राफ कंप्लीट करूंगा, और ग्राफ में कितनी सिचुएशंस हो सकती हैं वो इस क्वेश्चन से हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वॉइस सबको क्लियर है? स्क्रीन क्लियर आ रही है? कोई भी एक कंफर्म करो। और आज की क्लास तुम लोग, यस, हाँ, 12 to 1 रखी थी ना क्लास, टीटीएस में कर दी है, तो डिस्कशन का कोई चांस ही नहीं था, है ना? या नहीं पता थी क्लास? 12 to 1 बोला हुआ है ना क्लास। और क्लास में रहते हो तो आंसर कैसे तुम लोगों को दे पाएंगे इतने सारे, जितने क्वेश्चन पूछ लेते हो? ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ, जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें ग्राफ की हर एक सिचुएशन पर हम बात करेंगे कि ग्राफ में क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, उससे ज्यादा सिचुएशन कुछ नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, ठीक है, मेनली ग्राफ का क्वेश्चन इसी तरीके का आता है, कोई एप्लीकेशन का ग्राफ। ठीक है, कि एप्लीकेशन क्वेश्चन हो, फिर उसका हम ग्राफ बनाए, जैसे 3.1 एक्सरसाइज है, वैसे क्वेश्चन कम आते ही नहीं, मतलब ग्राफ आएगा तो सीधे इक्वेशन दे करके आएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ने कहा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन ये दे रखी है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है बच्चों 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमें दे रखी हैं। कह रहे डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, लाइंस कौन सी? जो ये दो इक्वेशन दे रखी हैं। कह रहा आपको उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस की हेल्प से बनती है। ठीक है, एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन, और ट्राइंगुलर रीजन को आपको शेड भी करना है। ठीक है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ गए। क्या बोल रहे हैं कि इन दोनों लाइन को आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, और ये दोनों लाइंस एक्स एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बना रही हैं उसके कोऑर्डिनेट आप बताएंगे, और उस ट्राइंगुलर रीजन को आप शेड भी करेंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैं और ऐड करूंगा इसी सेम क्वेश्चन में, कि और क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के लिए पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, फॉर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमें गिवन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें बेटर रहेगा x इन टर्म्स ऑफ y करना। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू y गया बेटे राइट पे पॉजिटिव हो गया, 0 प्लस वाई y, और 1 गया नेगेटिव हो गया, यानी y माइनस 1। x इज इक्वल टू y माइनस 1। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं इसके पॉइंट्स। एक्स वाई, देखो y की वैल्यू रख दी बच्चों 0, तो x आ गया -1। y की वैल्यू 1, x 0, y की वैल्यू 2, 2 माइनस 1 1, x इज 1। ठीक है, दूसरा पॉइंट लेते हैं, दूसरी इक्वेशन फॉर इक्वेशन 2। ये एक मिनट, अब सेकंड इक्वेशन पर आ रहा हूं। सेकंड इक्वेशन है अपने पास 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। कन्वर्ट y इन टर्म्स ऑफ x, 12 प्लस का हो गया
3 राइट पे गया, माइनस का हो गया, 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x. दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2. 12 माइनस 3x अपॉन 2. ठीक है, अब बनाते हैं यहां पर ग्राफ के पॉइंट्स निकाल लेते हैं. ये हो गया x y. तो x का पहला पॉइंट हम 0 रख सकते हैं. 12 माइनस 3 इंटू 0 कितना हो गया? 0. 12 माइनस 0 12. 2 6 जा 12. 2 रख देता हूं बच्चों. 3 2 जा 6. 12 माइनस 6 कितना हो गया? 6. 2 3 जा 6. 4 रख देता हूं. 4 3 जा 12. 12 माइनस 12 0. 0 अपॉन 2 0. अब मुझे बताओ, जो मैंने पॉइंट्स निकाले यहां तक, जिसको जिसको समझ में आ गया हैंड रेज करो. पॉइंट्स निकालने मुझे लगता है सबको आ गए हैं. हर्षिता एंड विशेष. ठीक, वेरी गुड. ठीक है. तो अब हम लोग बनाते हैं इसका ग्राफ. ठीक है, ध्यान देना बच्चों ग्राफ पर. ये हो गया एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश. ठीक है, पॉइंट्स ले लेते हैं. पॉइंट में ये हो गया आपका 1 2 3 4. मैक्सिमम कितना गया? मैक्सिमम 6 गया. 4 5 और 6. वाई ही 6 गया है, बाकी सबको आप कोई जरूरी नहीं कि 6 तक बनाओ. ठीक है, दूसरा ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6. -1 -2 -3, इतना ही रहने दो. -1 -2 और -3. नेगेटिव ज्यादा नहीं गया है. अब पहले पॉइंट को लेते हैं. x -1 तो y 0. x -1 y 0. एक मिनट, इसको थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं. x -1 y 0 पहला पॉइंट. x 0 y 1. x 0 y 1 ये दूसरा पॉइंट. x 1 y 2. ठीक है, अब ये वाली लाइन हम बना लेते हैं. ठीक बच्चों, लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं. x माइनस वाई प्लस 1 0. x माइनस वाई प्लस 1 0. अब दूसरे पॉइंट लो. x 0 y 6. x 0 y 6. ठीक है, x 2 y 3. x 2 y 3. 2 और 3 यहां पे वैसे आना चाहिए पॉइंट, थोड़ा सा गड़बड़ आ गया. x2 और y3. चलो 3 थोड़ा नीचे है. ठीक है, वो ग्राफ पे बनाओगे तो ठीक आ जाएगा. फिर x4 y0 ये आ गया. ठीक, प्लॉट हो गए दोनों पॉइंट. अब बना लेते हैं इसका ग्राफ. और इस लाइन की जनरल इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. 3x माइनस 2y 3x प्लस 2y माइनस 12. 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. करेक्ट बच्चों? तो ये आपने ग्राफ बना लिया. अब क्वेश्चन के आंसर पर आते हैं. क्या कह रहे हैं कि डिटरमाइन द
देखो इतना काम आपने कर लिया पहली लाइन का। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये वर्किंग अपनी हो चुकी है, इतना काम हो गया। अब क्वेश्चन की सेकंड लाइन पढ़िए। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। कह रहा आपको उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस मिलके बनाती हैं। तो सबसे पहले देखो ट्राइंगल में कितनी साइड्स होती हैं, 3 साइड्स होती हैं। 2 साइड तो ये दोनों लाइंस होंगी जो ग्राफ की बनाई है, और तीसरी साइड एक्स एक्सिस होगी। तीसरी साइड कौन सी होगी? एक्स एक्सिस होगी। तो कह रहा है आपको उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट बताने हैं जो ये दोनों लाइन और एक्स एक्सिस मिलके बनाते हैं। अब ध्यान देना बच्चों, कौन सी ट्राइंगल बन रही है? ए बी और ये रहा सी। एबीसी वो ट्राइंगल है जो इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस को मिलकर के बन रही है। ठीक है, तो अब निकालिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे बेटा? ए विद कोऑर्डिनेट x इज 2 y इज 3, ये हो गया 2 3। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट -1 0 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी इट इज 4 0। हमने कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। अब यहां तक बच्चों किसको किसको समझ में आ गया वो हैंड रेस करो पहले। वेरी गुड, शाबाश। अब बचते हैं कृतिका और विशेष। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। एक मिनट बेटा। कृतिका अभी ठीक है, वॉइस आ रही है? विशेष ठीक है। देखो अगर हैंड रेज नहीं हो रहा है तो आपने क्या करना है, 2 कोड बना लेते हैं कि अगर क्लियर है तो सिर्फ सी लिखेंगे, नॉट क्लियर है तो एनसी लिख देंगे। ठीक है, फिर डिस्कस कर लेंगे, मैसेज बॉक्स में भेज देना। क्लियर है तो सी और नॉट क्लियर तो एनसी, अगर हैंड रेज नहीं हो रहा है तो। क्योंकि हैंड रेज का ये बेनिफिट है कि मेरे पास पूरी काउंटिंग आ जाती है कि कितने लोगों को सही से समझ में आ गया। बाई चांस कोई हैंड रेज नहीं कर पा रहा है तब वो आप इसको लिखिए, सी फॉर क्लियर और एन सी फॉर नॉट क्लियर। ठीक है ना? तो विशेष अभी तक तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ठीक है, तो यहां तक बात हो गई खत्म। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है बच्चों? एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। कह रहा है क्लियर है ना रक्षित? टेक्स्ट करो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। अब कह रहा है ट्राइंगुलर रीजन को शेड करो। कौन सा ट्राइंगुलर रीजन? ट्राइंगल एबीसी।
तो शेड इस तरीके से करेंगे, पेंसिल से ऐसे लाइंस बना, ये नहीं कि प्रॉपर इसको पेंटिंग ही कर डालो, बस लाइन बना दो बहुत है। और इसके भी आधे नंबर होंगे बच्चों, अगर शेड नहीं करेंगे तो हाफ मार्क कट जाएंगे। तो आपने ये ट्रायंगुलर रीजन शेड कर दिया। ये तो था भाई, बुक ने हमसे जो जो क्वेश्चन पूछा था उसका हमने आंसर किया। अब मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है? देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 कहेगा फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालना है। तो पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कैसे निकालेंगे? तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। यही होता है। अब आपको देखना है कि ट्राइंगल एबीसी में अगर मैं बेस बीसी लूं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि बेस कैलकुलेट कर सकते हो आप। तो अगर हम बीसी को बेस लेते हैं तो देखो कैलकुलेट कैसे होगा। ठीक है, इस तरीके से काउंट करते हैं। ये पहले भी सिखा चुका हूं 9th में भी आप लोगों को। देखो 1 यूनिट, -1 से 0 तक, 0 से 1 तक 2 यूनिट, 1 से 2 काउंट कर लिया 3 यूनिट, 2 से 3 काउंट कर लिया 4 यूनिट, और 3 से 4 काउंट कर लिया 5 यूनिट। कितना हो गया? 5 यूनिट हो गया। कैसे काउंट करना है? बॉक्स जैसे काउंट करते हैं वो काउंट करिए। -1 से 0 1 यूनिट, 0 से 1 2 यूनिट, 1 से 2 3 यूनिट, 2 से 3 4 यूनिट, और 3 से 4 5 यूनिट। तो आपका जो बेस है वो हो गया बच्चों 5 यूनिट। बेस कितना हो गया? 5 यूनिट। ठीक है? तो अगर मैं ट्राइंगल के बेस की बात करूं तो बेस आ गया आपका 5 यूनिट्स। अब हमें चाहिए ऑल्टीट्यूड। देखो ऑल्टीट्यूड कितना होगा? ऑल्टीट्यूड लोगे कहां से? जो अपोजिट वर्टेक्स है। अगर आप बीसी को बेस मान रहे हो तो अपोजिट में वर्टेक्स कौन सा रहेगा? ए। ये देखो, ये आपका ऑल्टीट्यूड हो गया। सर ये वॉइस नॉट क्लियर। 2 मिनट बच्चों। जब भी रीज्वाइन करते हो तो ऐसा नहीं कि जैसे ही आपने लीव किया और तुरंत ज्वाइन कर लिया। रीज्वाइन जैसे ही आप लीव करेंगे 10 सेकंड रुको, उसके बाद ज्वाइन किया करो। नहीं तो कोई फर्क पड़ता नहीं है जल्दी से ज्वाइन करने में। एक प्रोसेस पूरा कंप्लीट होने दो, 10 सेकंड लगते हैं उसमें कि भाई ये मीटिंग लीव कर चुका है। तो प्रोसेस कंप्लीट, 10 सेकंड रुकिए फिर ज्वाइन करिए। ठीक है ना? अब सही है भाई रक्षित? हाँ या ना? कुछ तो बोलो। ठीक है, तो ऑल्टीट्यूड कितना आएगा? ऑल्टीट्यूड 2 यूनिट आएगा। अभी भी क्लियर नहीं है?
एक मिनट बच्चों, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं देख लो जरा मैं। क्लियर है ना? कितनों को वॉइस और स्क्रीन क्लियर है वो हैंड रेज कर दो। ठीक है, वेरी गुड। बस दो बचते हो। ठीक है, विशेष को तो क्लियर है भाई। रक्षित, तुम्हें मीटिंग में ही नहीं शो कर रहा मेरे पास। ठीक, तो अब मैं एरिया पर आ रहा हूं। अब ऑल्टीट्यूड देखो बेटा, कितने यूनिट है ऑल्टीट्यूड? 1 यूनिट, 0 से 1, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यानी वाई वाला पॉइंट। तो ऑल्टीट्यूड कितने यूनिट हो गया? 3 यूनिट ऑल्टीट्यूड हो गया। और बेस कितने यूनिट हो गया? 5 यूनिट आपका बेस हो गया। ठीक है, तो अब आ जाते हैं ऑल्टीट्यूड पर या हाइट। हाइट हो गई 3 यूनिट्स। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि ये यूनिट काउंट करना सबको आ गया या नहीं आ गया? तो हैंड रेस करो। वेरी गुड। हर्षिता, कृतिका, विशेष, यूनिट काउंट करना आ गया कि नहीं बेस और ऑल्टीट्यूड को? अगर नहीं आया तो अनम्यूट करो और अपनी प्रॉब्लम पूछो। मुझे लगता है सबको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट। तो बेस मिल गया, चलो दोबारा देख लो। जैसे ऑल्टीट्यूड काउंट करना है कि भाई कितना इसका ऑल्टीट्यूड है, तो ऑल्टीट्यूड वैसे तो यहां से डायरेक्ट पता चल रहा है कि ये रहा 3 यूनिट्स। ठीक है वाई, लेकिन आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये 3 तक आएगा इस तरीके से। तो देखो 1 यूनिट, 0 से 1 1 यूनिट, 1 से 2 2, और 2 से 3 3। 3 यूनिट आपका ऑल्टीट्यूड हो गया। बेस आपका 5 यूनिट निकला है। -1 से 0 1, 0 से 1 2, 1 से 2 3, 2 से 3 4, और 3 से 4 5। 5 यूनिट ये निकला। ठीक है, तो 3 यूनिट हाइट हो गई और 5 यूनिट आपका बेस हो गया। ठीक है, अब मुझे फाइंड आउट करना है बच्चों एरिया। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी is equal to 1/2 base into height. Answer is 15/2, that is 7.5 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया किस में होता है? स्क्वायर में होता है। तो इस तरीके से आप ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड आउट करना। अगर इसी क्वेश्चन में ये कहता फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट formed by these lines and y-axis. Find the coordinate of a point formed by these lines and y-axis. इसका next question, question number 2। ये क्वेश्चन समझ लिया तो इससे ज्यादा कुछ नहीं आता ग्राफ में। ठीक है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स या वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल
formed by these lines and y-axis. Also shade the region. ठीक है, समझ गए? जैसे इसमें लिखा है एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन. ऑल्सो शेड द ट्राइंगुलर रीजन, मैंने सिंपल रीजन लिख दिया. ठीक है, वो हमें शेड करना है. तो आप ढूंढो कि कहां पर ट्राइंगल और ये लाइन वाई एक्सिस के साथ एक ट्राइंगल बनाती है. सॉरी, ये दोनों लाइन और वाई एक्सिस एक ट्राइंगल बनाती है. तो अगर आप ध्यान दो तो ए, दूसरा पॉइंट ये रहा, इसको मैं पी पॉइंट नाम दे रहा हूं. तीसरा पॉइंट ये रहा, इसको मैं क्यू पॉइंट नाम दे रहा हूं. क्या ए पी क्यू वो ट्राइंगल नहीं होगी जो वाई एक्सिस के साथ है? अब कोऑर्डिनेट देखो, ए के कोऑर्डिनेट तो 2 3, क्यू के कोऑर्डिनेट 0 6 और पी के कोऑर्डिनेट 0 1. तो कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं. कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल सॉल्यूशन. ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू ए के कोऑर्डिनेट तो 2 3, पी के कोऑर्डिनेट 0 1 और क्यू के कोऑर्डिनेट 0 6. देखो बच्चों, ए पी क्यू, ए के कोऑर्डिनेट 2 3, पी के कोऑर्डिनेट 0 1 और क्यू के कोऑर्डिनेट 0 6. आ गए? अच्छा, एरिया निकालने को कहा जाए. अब ये मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा, तुम लोग मुझे काउंट करके बताओगे. हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू. एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू. चलो सभी अपने अपने आंसर टेक्स्ट करो. व्हाट इज द बेस ऑफ ट्राइंगल एपीक्यू? बेस बताओ कितना होगा ट्राइंगल एपीक्यू का, कितने यूनिट होगा बेस? वेरी गुड मंथन, वेरी गुड. डायरेक्ट मैसेज करना होता मंथन, एवरीवन नहीं. शाबाश साहिब. गुड. श्रेयाशी, वेरी गुड साहिब. हाइट भी आपने बता दी, शाबाश बच्चे. हाइट भी बताओ सारे. शाबाश रक्षित, हर्षिता. ठीक है. कृतिका, बेस पूछ रहा हूं बेटा, बेस फिर हाइट. लक्ष्य, हाइट टू बेस. शाबाश, ठीक है. नहीं, प्रेरणा रॉन्ग. हाइट. अब देखो, बेस की अगर हम बात करें, अब ध्यान देना बच्चों, बेस अपने पास हो गया 1 यूनिट, यानी PQ इज द बेस. 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट. PQ इज बेस. बेस कितने यूनिट है? 5 यूनिट तो बेस है. ठीक. अब बात करते हैं ऑल्टीट्यूड की. ऑल्टीट्यूड ए वर्टेक्स से आ रहा है. ए वर्टेक्स से देखो तो ये वाला ऑल्टीट्यूड है, ये देखो जो डॉटेड बना रहा हूं. ध्यान देना कितने यूनिट है? 0 से शुरू हो रहा है, 1 यूनिट और 2 यूनिट. ये हाइट हो गई. हाइट कितने यूनिट है? 2 यूनिट. ठीक. नहीं कृतिका, 2 3, हाँ तो पॉइंट है ना, बट हाइट कितने यूनिट है? 2 यूनिट. तो हाइट इज 2 यूनिट एंड बेस इज 5 यूनिट. हाइट इज 2 यूनिट एपीक्यू के अकॉर्डिंग. तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इज 5 यूनिट और हाइट इज 2 यूनिट. 2 and 2 cancel out, answer is 5 square units. ठीक है, ये आ गया. अच्छा, शेड द रीजन भी बोला गया था, तो रीजन शेड कर लेते हैं. इसका शेडिंग पोर्शन निकाल लेते हैं भाई. तो ये रहा आपका शेडिंग रीजन. वाई एक्सिस वाला शेड कर दिया. अब एक और क्वेश्चन देखो इसमें आ सकता है. ये दोनों चीजें निकाल ली. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द
ratios of area of triangles formed by these lines and x-axis and these lines and y-axis। कह रहा आपको ट्राइंगल के एरिया का रेशियो बताना है जो ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाती हैं और ये दोनों लाइन वाई एक्सिस के साथ बनाती हैं। तो एरिया तो हम निकाल ही चुके हैं। अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आ जाए थर्ड वाला तो ये सारा काम आपको करना होगा, बट शेड नहीं करना होगा क्योंकि उसने शेड के लिए नहीं कहा। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू, सॉरी बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी तो हो गया 15/2 और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू हो गया 5। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो क्या रेशियो बन गई? दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू 3:2। दिस इज योर आंसर। अब पूरा क्वेश्चन देखो तुम लोग, क्या क्या क्वेश्चन ने बोला। भाई आप इन दोनों लाइन से लाइन का ग्राफ बनाओ, बना दिया। कह रहा आप इन दोनों लाइन और एक्स एक्सिस को लेकर के जो ट्राइंगल बन रही है उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताओ, बता दिया। ऑल्सो शेड द ट्राइंगुलर रीजन, शेड कर दिया। ये तो बुक का काम खत्म हुआ। फिर मैंने अपनी तरफ से क्या क्या बोला जो और क्वेश्चन आ चुके हैं या किसी भी सैंपल पेपर में मिलेंगे या स्कूल में मिलेंगे। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालने के लिए आपको उसका बेस फाइंड आउट करना है, ऑल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन ऐड किया, व्हाट इज द write the name of the triangle which is formed by these line and the y-axis and also find the coordinate of its vertex, यानी APQ वो ट्राइंगल हो गई। also find the area, वो भी निकाल लिया। find the ratio of area of these two triangles, ठीक है। अभी यूलाइक वगैरह भूल जाओ, अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो और ठीक है, अभी वो सब नहीं टच करना, कोई जरूरत नहीं अभी यूलाइक वगैरह की। आपके पास इतना स्टडी मटेरियल ट्यूशन का ही है कि वो सब फाइनल वर्किंग आप करेंगे, जब बस उसे सॉल्व करना रह जाएगा, उसमें से प्रॉब्लम ही नहीं निकलेंगी अगर आप ढंग से पढ़ेंगे सारा स्टडी मटेरियल तो, ठीक है। करेक्ट। तैयारी जो है एक एक करके होती है, ऐसा नहीं कि आधा इधर से पढ़ रहे हैं फिर उधर से RD शर्मा पकड़ लिया, 2-4 क्वेश्चन वहां से कर लिए तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। एक चीज तो ढंग से कर नहीं रहे हैं। एक बुक अगर आप ढंग से कर लो तो आप सारी किताबें कर सकते हो, लेकिन क्या करेंगे, 10 दिन RD करने लगेंगे, 5 दिन यूलाइक करने लगेंगे, 2 दिन NCERT कर लेंगे, समझ में कुछ नहीं आ रहा। एक पहले कॉन्सेंट्रेट करो। मेरा काम है कि जो आप अभी सारे क्वेश्चंस देख रहे हो, जितनी पॉसिबिलिटी हर बुक में हो सकती है वो सब आप पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ NCERT पढ़ रहे हो। वो महज लोगों का जो दिमाग होता है ना, उसमें एक बात सेट कर लेते हैं कि भाई ये RD शर्मा पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। RD शर्मा नहीं पढ़ा रहे हैं तो ज्यादा अच्छे टीचर नहीं है, RD शर्मा पढ़ाना चाहिए। अरे RD शर्मा नहीं पढ़ाना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट्स कितने अच्छे हैं वो पढ़ाना चाहिए। किताबें तो सारी कर लेंगे, कोई बोर्ड का टीचर RD शर्मा लेके नहीं बैठा हुआ है जो पेपर बना रहा है, या यूलाइक लेके बैठा हुआ है, समझ गए। इसलिए एक ऑब्जेक्टिव बुक ली जाती है कि मुझे इस बुक से पढ़ाना है और उस बुक में क्वेश्चन मिनिमम होने चाहिए, जिससे कि सबसे पहले हम समझ सकें कि इस चैप्टर का स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या इस चैप्टर में है। तो लोग ये बात नहीं समझते। आजकल लोग समझते हैं बंडल भर इसको कागज दे दो, हाँ भाई उस ट्यूशन से तो असाइनमेंट मिलते हैं बहुत मोटे मोटे, है ना। लोगों को वो देख के अच्छा लगता है, क्या मिला क्या है ये दिमाग की नॉलेज किसी को नहीं दिखती, नहीं है ना, है ना। हाँ, तो दिमाग की नॉलेज किसी को नहीं दिखती, क्या चाहिए। ये बहुत ही स्मार्ट लोग होते हैं जो ये समझते हैं कि हाँ वो चीज सही है। ऐसे अपने इंडिया में बहुत कम है।
समझ गए? सबको वो दिखता है। जैसे जब कोई गाड़ी खरीदने जाता है ना, तो सबसे पहले क्या देखेगा, गाड़ी कितनी बड़ी है। गाड़ी जितनी बड़ी रहेगी और सस्ती रहेगी वो सबको बहुत अच्छी लगेगी। और गाड़ी का इंजन चाहे खराब हो, जब गाड़ी का इंजन ही खराब होगा तो चाहे जितनी बड़ी गाड़ी ले लो, क्या फायदा है ना? उससे अच्छा काम तो स्कूटर कर जाएगा। बीच रास्ते में खड़ी होकर धक्का भी नहीं लगा सकते, बड़ी गाड़ी तो खरीद ली सस्ते में। यही इसी तरीके से बेवकूफ बनाते हैं हमारे हिंदुस्तानी और इंडियंस को। ठीक, तो इसलिए जो इंजन होता है, इंजन का मतलब दिमाग, ये जो देखना सीख जाता है वो बहुत तरक्की कर जाता है कि किसके पास कितना दिमाग है। वो ये ना देखे कि वो हमें स्टडी मटेरियल कितना दे रहा है। वो तो नहीं पढ़ोगे कबाड़ है। आप 50 किताबें खरीद के बैठ जाओ, एक भी ना पढ़ो, अगले साल क्या करोगे? कबाड़ी को तो बेचोगे। वो तो तौल के ले जाएगा, वहीं वो वैल्यू दिखा देगा कि वो है क्या चीज असली में। जिसने नहीं पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए वो रद्दी है, उठा के लेके रख दिया। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो है हर एक पब्लिशर की किताब पढ़ सको। किताबें गिनने बैठोगे तो आप गिन नहीं सकते इतनी 10वीं की किताबें हैं। अगर ध्यान से देख, कम से कम 5,000 किताबें होंगी। 5,000 किताबें थोड़ी पढ़ सकते हैं। घूम फिर करके क्वेश्चन वही रहते हैं। किसी को आरडी अच्छी लग रही है, किसी को एमएल अग्रवाल अच्छी लग रही है। किसी को और किताब आ जाएगी, चक दे इंडिया अच्छी लग रही है भाई, 100 में से 100 दिलाएगी। किसी को एग्जाम आइडिया अच्छी लग रही है। क्यों अच्छी लग रही है? उसका ऊपर का जो पैकेट है वो बहुत अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। एग्जाम आइडिया नाम भी इतना अच्छा है कि एग्जाम में जो जो आते हैं भाई वही क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें, जबकि उसने कुछ नहीं कर रखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख रखे हैं, है ना? समझ गए? तो इन चीजों पर आप लोग भटको मत। आप सिर्फ इस पे ध्यान दो कि आपको पढ़ाया क्या जा रहा है। एनसीईआरटी का अगर आप फ्रंट पेज देखो, ठीक है, ये देखो, अगर आप यहां पर आ जाओ, जो कि आपके 2-3 पेज खत्म करके हैं, जरा आप टीचर्स के नाम पढ़ो कितने हैं। देखो ध्यान से, एक्नॉलेजमेंट में आप पढ़िए कितने टीचर्स के नाम है। समझ गए? इतने टीचर ने मिलकर ये बात लिखी है। और कोई आप एक राइटर की बुक लेंगे तो वो एक बंदे ने लिखी है ना? जैसे मुझसे किसी ने पूछा, सर अभी आप क्या पढ़ा रहे हो? तो मैंने कहा यार अभी तो मैं वो पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी से। एक पेरेंट ने कॉल किया कि एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रहा हूँ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल और लीनियर अभी चल रहा है। तो उनका जो जवाब था वो ये कह रहे हैं, अच्छा अच्छा वो तो आसान चैप्टर है। तो मैंने कहा भाई आसान चैप्टर हैं, पढ़ाने तो हैं कि आसान चैप्टर हैं पढ़ाओ ही मत। आपको आसान लग रहे हैं, बच्चों को थोड़ी आसान लग रहे हैं, बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, है ना? तो अब कईयों का मानना है कि सीधे ही क्या करो कि धीरे धीरे मत चढ़ो पेड़ पे, सीधे उठ करके पेड़ पे ही खड़े हो जाओ, हेलीकॉप्टर से पहुंचा दो पेड़ पे। जो कि बंदा एक डाली से दूसरी डाली पर चले तो सीधे धड़ाम से नीचे आ जाए, उसको पता ही ना हो चढ़ते कैसे हैं। तो बड़े बड़े तरीके के लोग हैं इस दुनिया में, है ना? सर आप आर डी शर्मा पढ़ाएंगे कि नहीं? जरूरी बात यह कि आप पढ़ाएंगे कि नहीं। क्या पढ़ाएंगे वो जरूरी है, किससे पढ़ाएंगे ये जरूरी नहीं है। लेकिन क्या कह सकते हो, नहीं समझा सकते, ठीक है? तो फिर समझाना भी नहीं है ऐसे लोगों को। अभी क्लियर हो गई बात मेरी? हाँ, पहले वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री में जो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने को आएगी उन्हें पता नहीं होगा कैसे सॉल्व करना है। हो सकता है वो बहुत इंटेलिजेंट हो, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन वगैरह वो 6th क्लास से ही पढ़ के आया हूँ, कुछ नहीं कह सकते उनका। समझ गए? तो मतलब ये बुक वाले बेवकूफ हैं जो 1 2 3 4 चैप्टर नंबर डालते हैं कि पहले ये पढ़ो फिर ये पढ़ो फिर ये पढ़ो, है ना? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें इतनी सारी चीजें हैं, तो इतने जो है वो कॉमन क्वेश्चन आपके बन गए। तो हमने सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी टाइप्स बन सकती हैं वो सारा हमने सिंप्लीफाई कर लिया।
तो सभी बहकावे में मत आओ, पढ़ाई करो और अपनी हैबिट ऐसी बनाओ कि तुम लोग सही चीज चुन सको, बेवकूफ मत बनो लोगों की तरह, ठीक है। अपने इंडिया में रैट रेस होती है, एक चूहा जिधर भाग रहा होता है उधर ही सब पीछे पीछे भागने शुरू कर देते हैं, और भेड़ चाल कहते हैं इसे, जिधर एक भेड़ चली वहीं सब नीचे करके सब चल दिए, नहीं ये अच्छा होगा क्योंकि यहाँ भीड़ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बेटा, तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कंप्लीट, 6 हमने पिछली क्लास में कर लिया था। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें इस तरीके का क्वेश्चन वैसे ग्राफ बनाने के लिए नहीं आता, बट सर हाँ जी, यस। सर पिछले 6 तो किया ही नहीं हमने। कौन सा 6 पिछली क्लास में तो कराया है, कहाँ थे आप? सर मैं क्लास में था पर मैंने तो देखा कोई 6 में लिख रहा था बैठ कुछ। मैं सर क्लास में था लेकिन मैं सो रहा था। ये देख ले 6 क्वेश्चन ये रहा। फिर हमने जो पीडीएफ भेजी वो भी हमने देखने की तकलीफ नहीं उठाई, क्यों? हाँ जी रक्षित। सर वो हाँ सर 6 क्वेश्चन मेरे को कराया, समझ नहीं है कुछ। 6 में कराया आपने। हाँ, नहीं अब तू वीडियो देख के समझेगा, तेरे को ये सजा दूंगा। जो क्लास में नहीं जग रहा है उसको घर पे जगना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ओके सर। हाँ अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर। मजाक नहीं है, ध्यान से। 5th क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width, whose length is 4 meter more than its width, ठीक है। 5 नहीं हुआ है, 5 मैंने कराया नहीं अभी, ठीक है। उसके बाद कहता है इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। होमवर्क था ना, हाँ तो इसलिए, लेकिन मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, तुम लोग देख लो एक बार। कर लिया होमवर्क तुम लोगों ने या नहीं? 5th देख लो फिर भी एक बार। कह रहा हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। अगर अपने पास कोई भी एक रेक्टेंगुलर गार्डन है तो रेक्टेंगुलर गार्डन में डायमेंशंस होती हैं लेंथ और विड्थ, ठीक है। हाँ ठीक है, तो एबीसी एक रेक्टेंगल है, लेंथ और विड्थ, ठीक है। अब लेंथ, सपोज लेंथ बी एक्स यूनिट, आप लिखेंगे लेट लेंथ बी एक्स एंड विड्थ बी वाई। एक्स और वाई हमने ले लिया, ठीक है। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन is equal to x and width of rectangular garden is equal to y। अब इसने आगे क्या बोला बेटे, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width। पहला केस देखो क्या बताया इसने, केस नंबर 1, length of rectangular garden is 4 meter more than its width, length is y is 4 meter more than its width, यानी width इसकी छोटी थी, अगर उसमें 4 मीटर जोड़ देंगे तब आपको मिल जाएगा लेंथ के बराबर, ठीक है। लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, पहला केस, ठीक है। तो इक्वेशन ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि हमें ग्राफ बनाना है, क्योंकि y इन टर्म्स ऑफ x ऑलरेडी है इसमें, ठीक है। केस 2, केस 2 समझना बच्चों, ठीक है। हाफ द पेरीमीटर, इसके पेरीमीटर का जो हाफ है यानी पेरीमीटर अपॉन 2, वो आपको 36 दे रखा है। रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ आपको 36 दे रखा है।
This implies P is equal to 36 into 2. This implies P is 2, L plus B is equal to 36 to the 72. थोड़ा इजी कर लेते हैं, 2 को नीचे ले जाते हैं, लेंथ आपने y ली है, विड्थ आपने x ली है, 72 बाई 2 36, यानी ये आपके पास सेकंड इक्वेशन आ गई x प्लस वाई 36। अब इन दोनों इक्वेशन को जो मैंने बनाया है, इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो हैंड रेज करो। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ और विड्थ हमें पता नहीं है, तो हमने क्या किया, लेट द लेंथ बी x एंड विड्थ बी y। पहला केस उसने कहा यस साहिब, यस बेटा, डाउट है? तो कह रहा है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, विड्थ इज व्हाट? नहीं, इसने बोला बेटे लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, कह रहा है विड्थ से 4 मीटर, अच्छा मैंने उल्टे ले लिए, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, लेंथ विड्थ अलग अलग ले ली ना, रुको रुको रुको, लेंथ एक्स ली हुई है, विड्थ वाई ली हुई है, ठीक कह रहे बेटा, रुक जा, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी बच्चों। इसने बोला लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, लेंथ मैंने एक्स को लिया हुआ, सॉरी, ये हो गया आपका वाई, करेक्ट, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, सॉरी बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर x पहले लिख लेना, y बाद में, यहाँ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वेरी गुड लक्ष्य। तो लेंथ इज x और विड्थ इज y, तो कह रहा है लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, विड्थ कितनी है y और लेंथ कितनी बेटा x, जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है इसके विड्थ से, तो यानी विड्थ में अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो वो लेंथ के बराबर हो जाएगी। ये दो इक्वेशन बना दिए। सेकंड कह रहा है और इसके पेरीमीटर का जो हाफ है वो आपको 36 दे रखा है, यानी p/2 36, 2 गया क्रॉस मल्टीप्लाई में, और एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी, यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई, 2 को मैं नीचे ले गया, 72 को 2 से कट कर दिया तो 36 आ गया। अब किसको किसको समझ में आ गया, हैंड रेज करो। हर्षिता एंड विशेष, हर्षिता को क्लियर है, विशेष वेरी गुड। अब ये क्वेश्चन आपको ग्राफ से सॉल्व करना है, लेकिन पेपर में कभी इस तरीके का ग्राफ नहीं आता, ग्राफ जैसे 7th क्वेश्चन है ऐसे ही आएगा, या क्वेश्चन नंबर 4 है तो भाई सीधी इक्वेशन होगी, ग्राफ बनाओ, बट फिलहाल अभी हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे 36 है बेटे, काफी लार्ज वैल्यू है, तो पॉइंट जो है ऐसे रखो, 4 के मल्टीपल में पॉइंट ले लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा, फिर 4 का हम गैप ले लेंगे, ज्यादा ठीक रहेगा, नहीं तो ग्राफ नहीं बना पाएंगे, इसलिए मैं इसको कर रहा हूं कि आपको ग्राफ पे पॉइंट कैसे लेने हैं। तो फॉर इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, ऑलरेडी x इन टर्म्स ऑफ y दिया हुआ है, तो सीधे अब बस पॉइंट निकाल लेते हैं, और मैंने कहा पॉइंट इसमें 4 के गैप में निकालो, ज्यादा अच्छा रहेगा, और उतने ही का हम गैप ले लेंगे, नहीं तो बना नहीं पाओगे ग्राफ, ठीक है। y को ले लिया मैंने 4, तो आपके पास x आ गया 8, y को ले लिया -4 तो x आ गया 0, और y को ले लिया 8 तो x आ गया 12, ठीक है। ये हमने पहली इक्वेशन ले ली। अब सेकंड इक्वेशन बनाने चल रहा हूं बच्चों, फॉर इक्वेशन नंबर 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, y हो गया 36 माइनस एक्स, यहां पॉइंट ले लेते हैं, कुछ बड़े ही पॉइंट ले लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है।
और 4 के ही मल्टीपल में लो। तो x को यहां मैं ले लेता हूं 4, 4 से बड़ा ले लेते हैं, x को ले लेते हैं 16। अगर x को 16 लूं तो ये कितना आ जाएगा 20। x को 20 ले लूं तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 16। ठीक है, और क्या ले सकता हूं, x को ले लेता हूं 20, 16 और x को ले लेता हूं 24, 6 तक जाने दो, और ये हो जाएगा आपका 24 लेने पर ये हो जाएगा आपका 12। ये सारे पॉइंट हमने ले लिए, ठीक है ना, क्लियर। अब बनाते हैं हम ग्राफ। नेगेटिव तो बहुत कम गया है, एक ही क्या है y -4। ये हो गया बच्चों x o x डैश y o y डैश। अब यहां ले लेते हैं पॉइंट्स। पॉइंट में अपने पास आ गया 4, 8, 12, 16, 20, 24, मैक्सिमम यही है, तो 24 तक यहाँ हो गया। यहाँ पर भी ले लो 4, 8, 12, 16, 20 और 24, ठीक है। बाकी नेगेटिव में -4, -8 बहुत है, -4, -8, करेक्ट बच्चों। अब लेने शुरू करते हैं पॉइंट्स। देखो कह रहा है x8 है y4, x8 y4, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है x0 y -4, x0 y -4, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है x12 y8, ये रहा आपका x12 y8। देखो ये फायदा हुआ इस तरीके के पॉइंट लेने का। अगर यही 1 2 ले लेते, इसीलिए क्वेश्चन दिया गया 36 में 1 ले लिया तो 35 आ गया, कैसे प्लॉट करेंगे। तो ये बहुत खास ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। अब बनाते हैं हम अपना ग्राफ। ये मैंने पहली लाइन बना दी, जो कि हो गई x - y इज इक्वल टू 4। देखो फर्स्ट इक्वेशन, y को लेफ्ट पे ले आओ, x - y इज इक्वल टू 4। अब दूसरे के लिए पॉइंट लो, x कह रहा है 16, y आ रहा है 20, x बेटा 16, y आ गया 20, यहां पॉइंट आ जाएगा। फिर x है 20, y है 16, x 20, y हो गया 16, दूसरा पॉइंट। तीसरा कह रहा है x 24, y इज 12, ये हमने तीसरा पॉइंट ले लिया। अब इस ग्राफ को भी बना देते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये लगभग कुछ ऐसे आ गया, और इक्वेशन है इसकी x + y इज इक्वल टू 36, ये आ गया, ठीक है। अब हमें ये पता लगाना, भाई ये तो इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गई, यानी x और y की वैल्यू निकलेगी। अब x और y की क्या वैल्यू होगी इस पे आप ध्यान दो, ठीक है। फिलहाल अभी मैं इसको दूसरे मेथड से फाइंड आउट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है पॉइंट एक्यूरेट नहीं आए हैं, 16 पर आना चाहिए ये, ठीक है ना। वो ग्राफ पे करोगे तो बेटर आएगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ये आएगा 20 पर, x तो आपका ठीक आ रहा है, इसका y 20 आ रहा है, और x भी x आएगा 16, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। अब जैसे x और y की वैल्यू निकालनी है, x 20 और y 16 आ रहा है ना, x 20 y 16,
ये थोड़ा यहाँ पॉइंट आना चाहिए और ये नीचे आना चाहिए। मतलब जब आप यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाएंगे, मैं यहाँ ये बात लिख दे रहा हूँ, इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो 20 और 16 आएगा बच्चों। ग्राफ पर इसको चेक करना, मतलब यहां से जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये 20 पे आएगा और यहां से जब ड्रॉ करेंगे तो ये 16 पर आएगा। तो आपने इसको ग्राफिकली सॉल्व कर दिया, यानी x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब देखो यूनिट क्या यूज करनी है, 36 मीटर है पेरीमीटर, तो व्हाट इज लेंथ, length is 20 meter and what is width, width is 16 meter and then close in a rectangle। ये आंसर है इसका, 20 मीटर और 16 मीटर। ऐसे ही जितने भी क्वेश्चन हैं जिसमें वैल्यूज लार्ज हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये पॉइंट लेने चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से तुम लोग देखो और फिर बताओ मुझे कितना समझ में आया। फिफ्थ क्वेश्चन, ध्यान से देखो। किसे किसे पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया, हैंड रेज करो। हर्षिता एंड प्रेरणा, क्लियर और नॉट? ओके, ठीक है। अब आओ बच्चों, मेरे ख्याल से अब इसमें कोई डाउट नहीं रह गया होगा। या अब बताओ 3.2 में आप अपनी तरफ से कोई डाउट हो तो। पहले मैंने ये स्पेशल क्वेश्चंस करा दिए, अब आप बताइए। ये सब ग्राफ पेपर पे बनाना है और होमवर्क सबमिट करना है। मैं लिंक भेजूंगा, वहां पर आप सबको होमवर्क सबमिट करना है। सबके पास जीमेल आईडी तो है ना, मतलब जो भी फोन यूज करते हो, एंड्रॉइड फोन सभी यूज करते हो या अदर कोई यूज करते हो? अदर यूज करते हो तो जीमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। लिंक भेजूंगा और अब से होमवर्क उसी पर आपको सबमिट करना होगा, ठीक है ना? नहीं, आईडी तो कोई भी चलेगा, पेरेंट्स की भी आईडी चलेगी, ठीक है ना? उसी के थ्रू आप अपने नाम से होमवर्क को सबमिट कर देंगे तो एक जगह हो जाएगा। ये दोनों एक्सरसाइज जो आप लोगों ने कंप्लीट की है 3.1 और 3.2 जो मैंने कराया है वो भी रिपीट करके आपको भेजना है ग्राफ पेपर पर, 3.1 3.2, ठीक है? हाँ, जो भी क्लास में जो मैं करा रहा हूं, ठीक है, क्लास में मैंने ये क्वेश्चन कराया, इसको आपको रिपीट करना है प्रॉपर वे में। किस पे? ग्राफ पेपर पर, चैप्टर थर्ड। हाँ, 3.1 और 3.2 एक्सरसाइज दोनों, हर्षिता, सारे क्वेश्चन करके आपको भेजने हैं। जो मैंने कराए हैं वो भी करके भेजने हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? वो लिंक मैं शेयर करूंगा अभी नेक्स्ट क्लास से पहले तक। मतलब आपको क्या करना है कि नेक्स्ट क्लास अपनी क्लास है TTS 12 to 1, TTS 12 to 1, ठीक है? तो आपको अगर ट्यूसडे क्लास है तो मंडे नाइट तक भेज देना है, 12 बजे तक। मंडे 12 बजे तक होमवर्क आ जाना चाहिए यहाँ पर। मतलब आप MWF में काम करेंगे और रात को भेज देंगे, ठीक? समझ गए? हाँ ठीक है, अभी भेजते हैं, अभी आईडी भेजता हूँ। पहले पूरा प्रोसेस कर लूँ, फ्री हो जाऊं तब बनाता हूँ, फिर आपको भेजता हूँ। चैप्टर 2 का भी नहीं, थर्ड का भेजना। थोड़ा थोड़ा होमवर्क देते हैं फिर 2 पे आएंगे, ठीक है? अब बताओ 3.2 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1,
पार्ट 2 कह रहा 5 pencil and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencil 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. ठीक है, वो भी किससे? यस साहिर, कुछ कहना चाहते हैं बच्चे? ठीक है, तो एक पेंसिल की कॉस्ट लेट कर लेते हैं. लेट दी cost of 1 pencil be X rupees, the cost of 1 pen be Y rupees. अब लेते हैं बच्चों केस 1. केस 1 हमें कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर. 5 पेंसिल यानी 5x, 7 पेन्स 7y इज इक्वल टू 50. पहला निकल गया. दूसरा देखो केस 2. ये तो बना लिया होगा लक्ष्य, मुझे लगता है ग्राफ में दिक्कत होगी सबको. केस 2 कह रहा है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर. 7 पेंसिल यानी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46. ठीक है, तो ये अब आप समझ लो कि इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, इनका ग्राफ आता नहीं है पेपर में. ठीक, लेकिन अब इसमें दिया है तो सॉल्व कर लेते हैं. ये सिर्फ ये बताना चाहता है कि किसी भी एप्लीकेशन क्वेश्चन को आप ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं. बस ये बात बताना चाहता है. ठीक है, और कुछ नहीं है. करेक्ट. तो अब हम जैसे यहाँ पे बात करें इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, इसके पॉइंट बहुत अटपटे होंगे, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम डिवीजन वाले पॉइंट को लेके आए. ठीक है, तो फॉर इक्वेशन नंबर 1 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50. y इन टर्म्स ऑफ x निकाल रहा हूं. 50 माइनस 5x. This implies y is equal to 50 minus 5x by 7. थोड़ा इजी करना चाहो तो आप इसमें से 5 को कॉमन ले सकते हो. 10 माइनस x हो गया अपॉन 7. ठीक है, अब मैं ऐसी x की वैल्यूज लूंगा जो 7 को प्रॉपरली कट होती जाएंगी. ठीक है, देखते जाओ. एक्स वाई देखना बच्चों, x को रख देता हूं मैं सपोज 3, तो 10 माइनस 3 कितना हो गया? 7. 7 से 7 कट गया. 5 1 जा 5. ठीक है, और देखो क्या रख सकते हैं. x को रख देता हूं -25. -25 प्लस 10, दोनों प्लस के हो गए 35. 7 5 जा 35 और 5 5 जा 25. ठीक है, और देखो क्या रख सकते हैं जो 7 से इसको कट कर दे. 7 2 जा 14, तो इसको रख देते हैं हम 24. x को कितना आ गया? -14. 7 2 जा 14, 5 2 जा 10. सही है, ये पॉइंट आ गए. अब दूसरे पॉइंट के लिए फॉर इक्वेशन नंबर 2, तो ऐसे कुछ टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो जैसे मैंने 5 कॉमन लेकर के किया. इजी हो गया थोड़ा. इक्वेशन नंबर 2 में भी यही करते हैं. y इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेते हैं. 5y is equal to 46 minus 7x. 46 minus 7x. What about y? 46 minus 7x upon 5. अब यहां तो 7 कॉमन नहीं आ सकता. अब कुछ ऐसी टर्म्स बनाओ जो कि 5 से ये सब कट सके. देखो क्या ग्राफ बन सकता है. नहीं होगा तो फिर डेसिमल में लेना पड़ेगा. सोचो सारे पॉइंट.
देखो पहला पॉइंट तो मैं ले रहा हूं 8, 8 7 जा 56, 46 माइनस 56 कितना हुआ, 46 माइनस 56 माइनस 10, 5 2 जा 10, -2 आ गया। ठीक है, और क्या कर सकता हूं, अच्छा 5 को ऊपर ले लूं, 7 को नीचे, फिर इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो अभी तो 7 पे सोच लेते हैं भाई, 7 पे भी तो सोचो, चलो 5 पे कर लोगे कोई बात नहीं, 7 पे सोचो। 8 7 जा 56, तो 8 के मल्टीपल ले लेते हैं ना, तब तो कट रहा है ना, 8 7 जा 56 हुआ और कट गया। ठीक है, 5 से। अब -8 ले लूं तो तब 12 आ जाएगा, नहीं, 7 7 49, 5 7 35, 70 पॉइंट लेने पड़ेंगे, कुछ 1.2 वगैरह आने दो, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है ना, x को 2 ले लूं 14, तो अपने पास आ जाएगा ये 34, x को 2 ले लूं तो 34 आ जाएगा ना, फिर 34 को 5 से करना पड़ेगा। 21 ले लेते हैं 3, 7 3 जा 21, 21 और 15, 21 और 25 46 होता है। ठीक है, तो 46 माइनस 21 कितना आ गया, 46 माइनस 21 25 आ गया, 5 5 जा 25। और क्या ले सकते हैं, 5 7 5 35, नहीं फिर तो 1 आ जाएगा। अब x को 7 6 42, 7 7 49 और 7 3 21 हमने ले लिया, 5 आ गया। 7 4 28, 7 5 35, 7 6 7 9 63, नहीं 10 11 11 लेस 11 77, 12 13 ले लो, 13 7 91, 46 91, 5 और 4 45, 5 9 जा 45, ये आ गए पॉइंट। सही है ना, पॉइंट क्यों लेना, निकाल लिए कि नहीं। हाँ जी बच्चों, हो गए ना। तो अब इन पॉइंट्स को आपको ग्राफ पर लगाना है, और ग्राफ पर गैप कितने का लोगे, 2 2 का गैप लोगे, बहुत सही ग्राफ बनेगा। कितने का ग्राफ लेना है, 2 2 का गैप लेना है, और फिर उसे ग्राफ पर प्लॉट कर देना है, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। कौन कौन कर लेगा ग्राफ इसका, ग्राफ पेपर तुम लोगों का ये होमवर्क है। ठीक है, इसका ग्राफ खुद बना के भेजना। अब 3.1 एक्सरसाइज पूरी तुम लोग कर सकते हो, ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। पॉइंट वो लेने हैं जो क्वेश्चन को मतलब अकॉर्डिंग टू वैल्यूज हो, फिर उसके बाद उन्हें प्लॉट कर देना है। ठीक है, तो अब अगली क्लास में मिलते हैं। होमवर्क 3.1 3.2 पूरी जो मैंने कराए हैं वो भी सारे, और जो बचे हैं वो भी सारे। जहां ग्राफ आएगा प्रॉपर ग्राफ कॉपी के पेज को बना करके उसकी पिक खींच करके भेजनी है। ठीक है, चलो बच्चों, बाय बाय।